हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हमने मीटिंग्स का केस हमने शुरू किया था। जनरल मीटिंग्स हमने देखा था। मैंने आपको बताया था कि तीन स्टेजेस मीटिंग में होते हैं। एक तो है बिफोर मीटिंग, एक है ड्यूरिंग मीटिंग और एक है आफ्टर मीटिंग। बिफोर मीटिंग वाले स्टेज में दो सेक्शंस हमें करने थे, जिसमें से हमने कल एक किया था सेक्शन 101, जो नोटिस ऑफ अ मीटिंग की बात करता था। अब हम करेंगे सेक्शन 102। ये किस चीज की बात करता है वो समझेंगे, ध्यान से मेरी बात समझनी है। एक काम करो, मेरे साथ साथ ना, मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में जरा लिखना शुरू करोगे सब। कौन सा सेक्शन करना है हमें? सेक्शन 102। पता है सेक्शन 102 किस चीज से डील करता है? ये है सेक्शन किसके बारे में? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में। अब पता है ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या है, वो हमें समझने से पहले ना एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस हमें समझने पड़ेंगे। पता है, एक बात याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर्स के साथ, तो मीटिंग में तरह तरह के डिस्कशंस करे जाते हैं, तरह तरह के मैटर्स टेकअप करे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है? मैटर्स टू बी मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एट जनरल मीटिंग। तो हमारा मतलब यहां पर बिजनेस से क्या है? मैटर्स टू बी डिस्कस्ड एट जनरल मीटिंग। और याद रखना, जनरल मीटिंग में डिस्कशन दो तरह के मैटर्स के ऊपर किया जाता है। कितने तरह के मैटर्स? दो तरह के। एक हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब रोजमर्रा का जो मैटर है, डे टू डे मैटर जो है। और एक होते हैं स्पेशल मैटर्स। एक होता है स्पेशल मैटर्स, उसे हम स्पेशल बिजनेस कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्पेशल बिजनेस। तो दो तरह के बिजनेसेस डिस्कस करे जाते हैं जनरल मीटिंग में। एक होते हैं ऑर्डिनरी नेचर के, और एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी स्पेशल। पता है, टोटल ना चार मैटर्स हैं। टोटल कितने? चार मैटर्स हैं जो ऑर्डिनरी नेचर के हैं। जैसे पहला, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूं आपसे। सेकंड, डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड। सेकंड, डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड। थर्ड 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 है डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट। चौथा है डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट। और चौथा बिजनेस है आपका ऑडिटर के बारे में। ऑडिटर्स के बारे में, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट प्लस ऑडिटर्स का रिटायरमेंट प्लस प्लस और आता है ऑडिटर्स की रेमुनरेशन।
तो मेरे को बताओ कितने बिजनेसेस ऑर्डिनरी नेचर के हैं? 4 बिजनेस ऑर्डिनरी नेचर के हैं। कौन कौन से 4? अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। नीचे यहां पर देखो, पता है जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, कल मैंने आपको बताया था कि एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? साल खत्म होने के बाद, मतलब ईयर एंड के बाद। तो मैं अगर आपसे पूछूं 1920 की एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? समवेयर 2021 में, समवेयर 2021 में होगी। डेट ले लें एक, सपोज 31 अगस्त 20 को एनुअल जनरल मीटिंग होनी है। तो एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी डेट को होनी है? डेट ऑफ एजीएम 31 अगस्त को। ये जनरल मीटिंग है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 1920। पता है क्या, सुनना ध्यान से। पता है होता क्या है, जब साल खत्म होता है ना, 31 मार्च 2020 ये साल खत्म हुआ, इसके बाद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेपरेशन होता है। क्या होता है? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 19-20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन होता है। या मैं चलो एक बात और कहूं, 2 मिनट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल होता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है। फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट। और फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है ना, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको, उनका प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन कहां पर? इन एजीएम। मतलब पता है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंस्पेक्शन होता है। और कौन करता है इनका इंस्पेक्शन? मेंबर्स, बाय मेंबर्स। तो एजीएम में सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, एजीएम वाले दिन क्या होगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन होगा। उसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगाई जाएगी। उसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी एक रिपोर्ट अटैच करी जाती है। तो ये सब, इन सब चीजों का क्या होगा? प्रेजेंटेशन कहां पर? एजीएम में। तो इसे हम एक नाम दे रहे हैं अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। इसे हम एक नाम दे रहे हैं क्या? अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स ये रोज, ये हर साल का मैटर है या ये साल भर साल चेंज होता है? नहीं, ये ऑर्डिनरी मैटर है। ये तो हर साल ही होना है ना, कोई नई बात थोड़ी ना है इसमें। ऐसे ही डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। डायरेक्टर का रिटायरमेंट और रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह उसका अपॉइंटमेंट। एक बात समझना, अगर आप एक न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप नया डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस। हां, अगर आप पुराने की जगह नया अपॉइंट करते हो तो दैट इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। नया डायरेक्टर अपॉइंट करना इज नॉट एन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऐसे ही ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, उनका रिटायरमेंट, उनका रेमुनरेशन डिसाइड करना, ये भी बताओ क्या है? एक ऑर्डिनरी बिजनेस। तो आप चाहो तो इसे ना कैसे याद रख सकते हो? पहला पहला वर्ड पकड़ लो इनका,
ADDA, तो आप सिंपल वर्ड्स में कह लो अड्डा। ये चार चीजें मिलके क्या कहलाएगा आपको बताओ? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो फिर स्पेशल बिजनेस क्या है? एनी बिजनेस अदर देन अड्डा। अड्डा के अलावा जो भी बिजनेस है, जो भी मैटर है, वो सब क्या है? वो सब स्पेशल बिजनेस है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल्स दूं, कंपनी नाम चेंज करना चाहती है अपना, याद रखना स्पेशल बिजनेस है। मैं रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं कि रेजोल्यूशन कौन सा पास होगा, मैं कह रहा हूं बिजनेस स्पेशल है। ऑल दो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी पास हो या स्पेशल पास हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस स्पेशल है। अच्छा, कंपनी अपना बिजनेस चेंज करना चाहती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहती है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है। तो अड्डा के अलावा बाकी जितने बिजनेसेस हैं वो सब क्या है बताओ? स्पेशल बिजनेसेस हैं। ठीक है, चलो ये हमारी एक बात हुई खत्म। अब हम करते हैं एक और बात, ध्यान से सुनना है मेरी बात। कौन सा लें कलर? रेड ले लें? चलो सुनो मेरी बात। पता है क्या हमने कल पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स में, टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स में, टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स की अगर मैं बात करूं, जनरल मीटिंग्स की बात कर रहा हूं। जनरल मीटिंग मेनली दो थी। एक तो थी एनुअल जनरल मीटिंग और एक थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। मैं आपको एक बात बताऊं, एजीएम में, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस होता है और एजीएम में स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होता है। मतलब एजीएम में मेंबर्स ऑर्डिनरी बिजनेस भी टेकअप कर सकते हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे एजीएम में। इवन एजीएम में वो स्पेशल बिजनेस भी क्या कर सकते हैं? टेकअप। जबकि ईजीएम में, अच्छा ईजीएम का नाम क्या, फुल फॉर्म क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब नाम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस तो डिस्कस होगा ही नहीं, तो उसमें कोई स्पेशल मैटर्स ही टेकअप करे जाएंगे। तो याद रखना, ईजीएम में कौन सा बिजनेस डिस्कस होता है? स्पेशल बिजनेस डिस्कस होता है। अब आप ये सोचोगे कि सर, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सर जब ईजीएम में हम स्पेशल बिजनेस डिस्कस करते हैं तो फिर एजीएम बुलाने की क्या जरूरत है स्पेशल बिजनेस के लिए? भाई स्पेशल बिजनेस के लिए ईजीएम बुला लेते हैं और ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एजीएम बुला लेते हैं। बेटा ऐसा नहीं होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनना, बात सुनना सर। इमेजिन करो जुलाई 2018 में कंपनी ने अपनी एजीएम रखी। अच्छा ये एजीएम कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी? 17-18 की एजीएम होगी ना, जुलाई 18 में। ऐसी जुलाई 19 में कंपनी ने अपनी दूसरी एजीएम रखी, ये कौन से साल के लिए होगी? ये होगी 18-19 के लिए। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अब पता है कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी ना, कोई स्पेशल मैटर आया, कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना चाहती है, स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना चाहती है अपने मेंबर्स से। सुनना बात, पता है ये स्पेशल बिजनेस उनके दिमाग में कब आया? जून में। ये स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने के बारे में उनके दिमाग में कब आया? जून में। अब सोचो, अगर आप ये कहते हो कि सर स्पेशल बिजनेस
के लिए ईजीएम बुलाएं, तो आप सोच के देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है तो इसके लिए जून में क्या बुलानी पड़ेगी, ईजीएम। और 21 दिन बाद मेंबर्स कहेंगे भैया पहले हम आए ईजीएम में, फिर 21 दिन बाद एटलीस्ट आप रखोगे एजीएम जुलाई में। तो इसका मतलब बात समझो ना, पहले हम जून में आए आपके पास, ठीक है, किसके लिए, ईजीएम के लिए। फिर हम आए जुलाई में, किसके लिए आए आपके पास, एजीएम के लिए। इसका क्या सेंस है? तो आप एक काम करो ना, ये स्पेशल बिजनेस वाला मैटर ईजीएम पे आप डिस्कस करो ही मत। ये स्पेशल बिजनेस वाला मैटर आप जुलाई वाली एजीएम में ही डिस्कस कर लेना। भाई हम एक महीने के गैप पे हम 2 बार नहीं आ सकते, आपके पास दिक्कत होती है और इतने सारे मेंबर्स हैं, इश्यूज अराइज करते हैं। तो मेंबर्स क्या चाहते हैं कि भैया हम जून में आपके पास आए ईजीएम में, फिर हम जुलाई में आए एजीएम के लिए। क्यों करते हो ये? आप एक काम करो ना, आप स्पेशल बिजनेस जो आपको डिस्कस करना है, आप जून वाली ईजीएम ऑर्गेनाइज ही मत करो ना, आप ये स्पेशल बिजनेस जुलाई वाली एजीएम में ही डिस्कस कर लेना। तो बात समझना, इससे आपको एक बात क्लियर हुई कि स्पेशल बिजनेस एजीएम में भी डिस्कस हो सकता है और स्पेशल बिजनेस चाहे तो ईजीएम में भी डिस्कस हो सकता है। बात समझ आ रही है सबको? चलो अब मैं आगे की बात करता हूं। अब सुनो, अब बात करते हैं ये सेक्शन 102 हमें क्या कहता है, सुनना। पता है सेक्शन 102 कहता है कि कंपनी कंपनी अपने मेंबर्स को कंपनी अपने मेंबर्स को एजीएम का या ईजीएम का क्या भेजती है, नोटिस भेजती है। कल पढ़ा था हमने 101 में। तो उस नोटिस के साथ आपको अटैच करनी पड़ेगी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आपको कुछ बातें और बतानी पड़ेंगी उस नोटिस के साथ, लेकिन ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको अटैच करनी पड़ेगी इन केस ऑफ ओनली स्पेशल बिजनेस। मतलब अगर उस एजीएम में कोई स्पेशल बिजनेस, स्पेशल मैटर डिस्कस होने वाले अड्डा के अलावा, तो याद रखना नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको अटैच करनी पड़ेगी और तब आपको वो मेंबर्स को बाय पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। अच्छा, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हमें क्या क्या बातें मेंशन करनी पड़ेंगी, सुनो। हमें ना इसमें कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, जैसे कुछ मटेरियल फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे इस बिजनेस के बारे में, ठीक है। सेकंड, आपको बताना पड़ेगा नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ ऑफ प्रमोटर आपको बताना पड़ेगा नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, लिखना डायरेक्टर की, मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजर, रिलेटिव ऑफ अबव। पता है आपको क्या बताना पड़ेगा कि इस स्पेशल बिजनेस में, सुनना, इस स्पेशल बिजनेस में इन लोगों का, इस स्पेशल बिजनेस में इस स्पेशल बिजनेस में क्या कह रहा हूं मैं,
इस स्पेशल बिजनेस में, ये वाला जो स्पेशल बिजनेस है, इसमें इन लोगों का क्या फायदा छुपा है। तो याद रखना, अगर उस स्पेशल बिजनेस में इनमें से किसी का भी फायदा अगर छुपा है, कोई कोई इंटरेस्ट है इनका, तो याद रखना आपको वो बात एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा एनी अदर एनी अदर इंफॉर्मेशन, एनी अदर इंफॉर्मेशन मतलब पता क्या, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि वो बात मेंबर्स के जानने में, मेंबर्स को जानना जरूरी है, मेंबर्स को वो बात पता होनी चाहिए, तो वो बात भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो अब मैं आपको ना एक रीडिंग जरा करवाता हूं जल्दी से, सुनो। देखो, अच्छा इसमें ना जरा थोड़ी सी काम की बात पे आ रहा हूं मैं। ये देखो, कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या क्या आएगा, मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है, और क्या आएगा, नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ एवरी डायरेक्टर, every key managerial personnel and relative of director manager and key managerial personnel। तो एक बात याद रखना, अगर डायरेक्टर का, मैनेजर का, किसी की मैनेजरियल पर्सोनल का उस स्पेशल बिजनेस से कोई रिलेशन है, कोई फायदा जुड़ा हुआ है उसका, तो वो बात आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। Any other information and fact that may enable member to understand meaning, scope and implication of items of business and take their decisions thereon। ठीक है। अच्छा अभी सुनना मेरी बात, अब मैं एक बात आपसे और डिस्कस कर रहा हूं, ये डी पॉइंट सुनना। इफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू or affects any other company, the extent of shareholding in that other company or of every promoter, director, manager, key managerial personnel shall be disclosed if the extent of such shareholding is 2% or more of paid up share capital। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बात समझना मेरी, मेरे साथ साथ ना सब कॉपी करते रहना। देखो, आओ एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, सुनना मेरी बात। अज्यूम करो हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है। ठीक है, पता है ये एक्स लिमिटेड क्या करती थी, ये एक्स लिमिटेड ना, इसको जो भी रॉ मटेरियल इसे चाहिए होता था, ये वो रॉ मटेरियल परचेज कर लेती थी, किससे, वाई लिमिटेड से ये वो रॉ मटेरियल क्या कर लेती थी, परचेज। मतलब एक्स लिमिटेड अपनी 100% परचेजेस किससे करती थी, वाई लिमिटेड से। अब क्या है, एक्स लिमिटेड ना अपना सप्लायर चेंज करना चाहती है। एक्स लिमिटेड चाहती है कि हम रॉ मटेरियल वाई लिमिटेड की जगह हम रॉ मटेरियल किससे खरीदे, जेड लिमिटेड से। ये है न्यू सप्लायर। तो हम रॉ मटेरियल एक्स वाई लिमिटेड से ना खरीद के हम रॉ मटेरियल किससे खरीदे, जेड लिमिटेड से। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये क्या बन जाता है, एक स्पेशल बिजनेस बन जाता है। इसके बारे में आपको सुनना मेरी ध्यान से, जो मैं कहूंगा इसके बारे में आपको सेक्शन 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, पता है बेसिकली बताना जरूरी क्यों है, ध्यान से सुनना। मेंबर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने आउट ऑफ नोवेयर
आपने आउट ऑफ नोवेयर अपना सप्लायर क्यों बदला? हमें जानना है सप्लायर बदलने के पीछे आपका रीजन क्या है, हम वो रीजन जानना चाहते हैं। आपने सप्लायर क्यों बदला? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स लिमिटेड में जो डायरेक्टर है ना, मिस्टर एक्स, वो जेड लिमिटेड में ओनर हो। बात समझ रहे हो? एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर जेड लिमिटेड का ओनर है, मतलब ये जेड लिमिटेड अल्टीमेटली किसको बिलोंग करती है? एक्स को बिलोंग करती है। इसीलिए डायरेक्टर ये चाहता है कि हम वाई लिमिटेड से सामान ना खरीद के उसी की कंपनी से सामान खरीदें। तो मुझे ये बताओ, इस स्पेशल बिजनेस में किसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? इसमें इंटरेस्ट है ऑफ मिस्टर एक्स। तो सेक्शन 102 कहता है आपको कि आपको बताना पड़ेगा, आपको ये इंटरेस्ट एक्स का डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, एक बात और दूं आपको, सुनो। लेकिन उन्होंने कहा ये डिस्क्लोज करने की जरूरत तब है जब एक्स एक्स इस कंपनी के होल्ड करता हो मोर देन इक्वल टू 2% पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब याद रखना, अगर एक्स जेड लिमिटेड के 2% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, 2% या 2% से ज्यादा, तभी तो कहोगे कि एक्स को इसका फायदा होगा। अब मेरे को एक बात, एक सिंपल लॉजिकल बात बताना। जेड लिमिटेड में 5 करोड़ शेयर है, 5 करोड़ शेयर, एक्स होल्ड करता है 10 शेयर। 5 करोड़ में से 10 शेयर होल्ड करता है, तो क्या कहते हो? निकाल के देखें एक बार। 10 डिवाइड बाय 5 करोड़ इंटू 100, 0.00002%। तो मुझे बताओ एक्स की होल्डिंग कितनी है? 0.00002%। तो बताओगे वो कितने प्रॉफिट का हकदार है? 0.00002%। क्या ये बात डिस्क्लोज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एक्स को कोई खास फायदा थोड़ी ना हो रहा है इस ट्रांजैक्शन से। हां, अगर वो 5 करोड़ में से, मेरी बात सुनो, अगर वो 5 करोड़ में से अज्यूम करो वो होल्ड करता होता 3 करोड़ शेयर, इसका मतलब 60% होल्डिंग है उसकी जेड लिमिटेड में। मतलब जितने भी प्रॉफिट जेड लिमिटेड के होंगे उसका 60% हकदार कौन होगा? एक्स। ये इंटरेस्ट आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है? बस अब हमारा इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर आता है। क्या कहता है जरा सुनो। ये कहता है इफ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर in explanatory statement any benefit accrues to promoter, director, manager or KMP or their relatives, such person shall hold such benefit in trust for the company and shall compensate the company to the extent of benefit derived by him। क्या कह रहा है वो? सुनो, उसने क्या कहा? उसने कहा कि प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, मैनेजर ने, की मैनेजरियल पर्सोनल ने या इनके रिलेटिव्स ने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा। अगर डिस्क्लोज नहीं करा और इसकी वजह से इनको कोई बेनिफिट्स हुए हैं, तो याद रखना उनका यह फर्ज बनता है कि वो कंपनी को इन बेनिफिट्स का क्या दे? बताओ, कॉम्पनसेशन दे। तो इनका ये फर्ज बनता है कि ये वो बेनिफिट्स कॉम्पनसेट करें कंपनी को।
क्योंकि इनका बेनिफिट यानी कंपनी का नुकसान, और कंपनी उस नुकसान की भरपाई इनसे करवाएगी। ठीक है, अब देखो बाकी हमारा पनिशमेंट है फॉर डिफॉल्ट। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 और 5 times द अमाउंट ऑफ बेनिफिट अक्रूइंग विच एवर इज हायर। तो याद रखना 50,000 या बेनिफिट का 5 गुना कर लेना, दोनों में से जो भी क्या आएगा, हायर आएगा। ये आपका सेक्शन 102। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको। चलो अब हम करेंगे सेक्शन 103। सिंपल सा सेक्शन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कोरम फॉर जनरल मीटिंग। पढ़ना, कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। क्या कह रहा है वो, सुनो। उन्होंने कहा, सेक्शन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 103। उन्होंने कहा सेक्शन 103 में कोरम क्या होता है। पता है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एक, जब मैं कोई नया बैच शुरू करता हूं ना, तो मैं एग्जांपल देता हूं। चलो आपको एक सिंपल एग्जांपल, अपने से रिलेटिंग नहीं, एक नॉर्मल। जैसे कोई टीचर है, वो अपना एक नया बैच शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उसने एक टारगेट रखा है, ठीक है, कि मेरे बैच में एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये हैं बेयर मिनिमम स्टूडेंट्स। अगर एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं अपना बैच शुरू करूंगा, नहीं तो मैं अपना बैच शुरू नहीं करूंगा। सेम यहां पर है, कोरम है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। तो एक वैलिड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है वो, मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए हमें। सुनो, बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी के केस में सुनो, नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। मेरी बात समझना, जिस दिन मीटिंग हो रही है, जिस दिन मीटिंग हो रही है, अगर आपकी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 1,000 हैं या उससे कम है, तो कम से कम 5 मेंबर्स आपकी मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। जिस दिन आपकी मीटिंग हो रही है, आपकी कंपनी में टोटल 1,000 मेंबर या उससे कम है, तो एटलीस्ट 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा, जिस दिन मीटिंग हो रही है अगर मेंबर 5,000 से 1,000 से ज्यादा बट अप टू 5,000 हैं, तो एटलीस्ट 15 मेंबर आपकी मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर आपके कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 5,000 से भी ज्यादा हैं, तो आपकी कंपनी में एटलीस्ट 30 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी में टोटल 1,000 मेंबर तक है, 5 मेंबर अगर आ जाते हैं मीटिंग में, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड मीटिंग। अच्छा, अगर मेरी कंपनी में 1,000 से ज्यादा लेकिन 5,000 तक है, तो 15 मेंबर अगर पर्सनली आ जाए मीटिंग में, तो मोर देन इनफ है। और अगर मेरी कंपनी में 5,000 मेंबर है, तो एटलीस्ट 30 मेंबर अगर आ जाते हैं तो मेरा काम चल जाता है। हाउएवर हाउएवर आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर एज कोरम। मतलब आर्टिकल्स के थ्रू अगर आप चाहो तो कोरम बढ़ा सकते हो। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में बताओ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होते, कोरम के लिए नहीं, वैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 2। तो वो दोनों पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए कोरम में। हाउएवर आर्टिकल में प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर एज कोरम। ठीक है, चलो। लैक ऑफ कोरम, सुनना सिंपल बात है।
if the quorum is not present within half an hour from the time fixed for holding the meeting। वो क्या कह रहा है सुनो, वो कह रहा है कि मीटिंग मीटिंग 5 बजे थी। मीटिंग कितने बजे थी? 5 बजे। सुनो, मीटिंग 5 बजे थी, ठीक है, 5:30 बज गए, आधा घंटा निकल गया, कोरम कॉन्स्टिट्यूट, कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आए, तो उस केस में क्या होगा? ईजीएम, एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय रेक्विजिशन। ये मैं आपको ना समझाता हूं। पता है सेक्शन 100 में क्या है? ईजीएम वॉज कॉल्ड बाय रेक्विजिशनिस्ट। इसका क्या मतलब है? सुनो, ये देखो, पता है सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 कहता है कि मेंबर्स मेंबर्स अगर, वैसे पता है नॉर्मली क्या होता है? वैसे नॉर्मली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन सेक्शन 100 कहता है मेंबर्स अगर चाहे ना, शेयर होल्डर्स अगर चाहे, तो वो खुद अपनी मीटिंग बुलवा सकते हैं। तो इसका मतलब है ईजीएम वॉज कॉल्ड बाय रेक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ, मतलब मेंबर्स देमसेल्व्स। रेक्विजिशनिस्ट मतलब मेंबर्स देमसेल्व्स। मेंबर्स अगर चाहें तो वो खुद अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। अगर आधे घंटे में कोरम नहीं आया ना, तो मीटिंग, बताओ क्या कर दी जाएगी? मीटिंग कैंसिल कर दी जाएगी। अच्छा, एनी अदर केस, मीटिंग शैल एडजर्न टू सच डे टाइम एंड प्लेस एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द बोर्ड। मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा? एडजर्न कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। कौन से दिन, कौन से समय, कौन सी जगह, वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। However, if the board has not determined the day, time and place, meeting shall adjourn to same day, time and place in next week। तो अगर बोर्ड ने कोई फैसला नहीं लिया, तो अगले हफ्ते वो मीटिंग होगी, उसी दिन, उसी टाइम पे, उसी जगह पे। फिर एटलीस्ट 3 days नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग शैल बी गिवन टू मेंबर्स। तो मेरे को बताओ कितने दिन पहले मेंबर्स को बताना पड़ेगा एडजर्न मीटिंग का? 3 दिन पहले। अच्छा, ओरिजिनल मीटिंग का 21 दिन पहले, एडजर्न मीटिंग का 3 दिन पहले। या तो बताओ इंडिविजुअली, या पब्लिश करवा दो न्यूज़पेपर में। एक इंग्लिश होना चाहिए, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का होना चाहिए। If at the adjourned meeting also quorum is not present within half an hour from the time fixed, the members present shall be the quorum। तो बात सिंपल है, अगर एडजर्न्ड मीटिंग में भी आधे घंटे तक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हुए, तो जितने मेंबर्स हैं वही क्या होंगे? कोरम होंगे। कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट ओनली एट द कमेंसमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। कोरम इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ पासिंग ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन। अच्छा, एक बात समझो, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बात समझो। मीटिंग 5 बजे शुरू हुई, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, 8 बजे तक चली, ठीक है। अब 3 घंटे में बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स डिस्कस करे जाएंगे। क्या, सुनो ध्यान से सुनना, क्या हर मैटर पे कोरम का होना जरूरी है क्या? नहीं। उन्होंने कहा है, एक बात बताओ बस, सिंपल सी बात, अटेंडेंस, मुझे एक बात बताओ, हर मिनट लगती है अटेंडेंस? अपने आप बताओ, क्लासों में, स्कूलों में आपके अटेंडेंस हर मिनट लगती है, हर घंटे लगती है? कैसे लगती है अटेंडेंस? पता है अटेंडेंस जनरली कैसे लगती है? जैसे हम लोग भी ना सेमिनार्स के लिए जाते हैं सीए इंस्टीट्यूट्स में, तो अटेंडेंस पता है कब लगती है? कमेंसमेंट पे, जब सेमिनार शुरू होता है तब अटेंडेंस लगती है। अच्छा, एक बार अटेंडेंस लगा ली, तो क्या हम सेमिनार छोड़ के जा सकते हैं बीच में? बिल्कुल जा सकते हैं। कौन है पूछने वाला? सेम यहां पर है,
कोरम उन्होंने कहा कोरम प्रेजेंट कब होना चाहिए, जब मीटिंग शुरू हुई है ना तब कोरम होना चाहिए, उसके बाद हर रेजोल्यूशन पे कोरम है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब मीटिंग शुरू हुई है तब कोरम होना चाहिए, हर रेजोल्यूशन पे कोरम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो तो आज हमने दो सेक्शंस डिस्कस करे, सेक्शन 102 एंड सेक्शन 103। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।